देखिए, जो मंत्री जी मौके पे हैं वो जननायक जनता पार्टी के, हमारी पार्टी के साथ उनका गठबंधन है। उसका जवाब तो वही देंगे कि जो वायदे उन्होंने पानी निकासी के लिए किए थे। हम वर्तमान की बात करें, वर्तमान की बात करें, आप बता रहे थे कि जैसे कि वहां पर बजरंग बली का और बजरंग दल को लेकर के खेल खेला गया, तो क्या लगता है आपको कि वो फेल रहा आपका? आप इस मुद्दों से देश का ध्यान मत भटकाएं। आप मुझे ये बताएं, भी जो टोहाना का कैंसर हॉस्पिटल है उसका रास्ता किस साइड से जाता है, मेरे को वो बताएं। और टोहाना का बस स्टैंड कहाँ है? बेस्ट। देखिए, अगर हम टोहाना के विकास की बात करते हैं, साथी से कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि आप हरियाणा में किसको सीएम डिक्लेयर चाहते हो, किसको चाहते हो? हालात वही हैं। आज देखो तो किरण चौधरी की जो कुमारी शैलजा से नहीं बनती, कुमारी शैलजा की रणदीप सिंह सुरजेवाला से नहीं बनती, और रणदीप सिंह सुरजा की कृष्ण मूर्ति हुड्डा से नहीं बनती, और कृष्ण मूर्ति नौकरी बेचने वाले जो कोर्ट ने सजा घोषित करके उनका आपके साथ गठबंधन है, और आज आप गठबंधन की ओर बढ़ रहे हैं उसकी तरफ। आज वर्तमान में जो बातें हम मीडिया से पढ़ रहे हैं, तो आप गठबंधन की ओर जा रहे हो लोगों के साथ। हम तो जब जाएंगे तब देखिएगा। आज तो वो आपके साथ हैं, हम नहीं जाएंगे कभी भी। जी आए थे हरियाणा में 2019 के इलेक्शन में, उन्होंने कहा था कि मैं पाकिस्तान का पानी रोकूंगा और हरियाणा की जमीन की प्यास बुझाऊंगा। आज वो प्रधानमंत्री हैं। आज हम उनसे कहते हैं कि पानी की आपसे एक बस स्टैंड बनेगा, अगर आपको एम्स बनाना पड़ जाए वो कितने दिन लगे उसके लिए? परमाणु गोरख के लिए तो 20 साल और लगेंगे। इसका मतलब अगर आपको 4 एकड़ में बस स्टैंड बनाने के लिए 10 साल लगे, तो परमाणु बिजली घर को चलने के लिए 40 साल लगेंगे। आपने कभी नरेंद्र मोदी जी को चाय बेचते देखा किसी स्टेशन में? वो ड्रामेबाज प्रधानमंत्री हैं देश के, कमाल करते हैं आप इस बात की। किस स्टेशन के ऊपर आपने चाय बात? दोस्तों नमस्कार, जैसा कि आप सभी को पता है, कर्नाटका विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, जहां से कांग्रेस ने भारी जीत के साथ स्पष्ट बहुमत हासिल किया है। इसी को लेकर के हम आपके बीच में आए हैं आज की चर्चा कार्यक्रम लेकर। इस कार्यक्रम को हर हफ्ते आप लोगों के जो भी सवाल होंगे या जो भी राजनीतिक सामाजिक जो भी सवाल जवाब होंगे उसमें हम शामिल करेंगे धरातल से जुड़े हुए यहाँ के राजनीतिक विशेषज्ञ हो गए या फिर सामाजिक धार्मिक संस्था से जुड़े हुए लोगों के साथ। तो इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम आपको बताते हैं कि कर्नाटका में जो चुनाव हुए हैं, राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि हमारे साथ है टोहाना से। तो इनसे हम चर्चा करेंगे कि आने वाले समय में क्या भविष्य है भारतीय जनता पार्टी का, आम आदमी पार्टी का और कांग्रेस का। तो इसी को लेकर के आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे मेहमान जो हमारे साथ मौजूद हैं, तो हमारे वरिष्ठ पत्रकार अरोड़ा जी हैं हमारे साथ, जो आपको मेहमानों से परिचय करवाएंगे और आगे की चर्चा जारी करेंगे। नमस्कार साथियों, मैं सतीश अरोड़ा। तो ये 2024 के चुनाव नजदीक हैं। 1 साल 1.5 साल का समय बचा है विधानसभा चुनाव का, और साथ में 1 साल का समय बचा है लोकसभा के चुनाव को। तो इसमें कई मुद्दे भी होंगे। उन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए और साथ में जो कर्नाटका के चुनाव अभी हाल ही में हुए हैं उन पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं भाजपा के बलदेव सैनी जी, और कांग्रेस के हैं हमारे साथ बलविंदर सिंह खरवी जी। तो हमारे साथ हैं आगे आम आदमी पार्टी के सुखविंदर सिंह जी। तो हम सबसे पहले बात करेंगे भाजपा के बलदेव सैनी जी से कि अभी कर्नाटका के चुनाव हुए हैं, उनमें कांग्रेस भारी मतों से जीत अर्जित कर गई है, जिससे भाजपा को हार का मुंह देखना पड़ा है। और साथ में अब भाजपा के दक्षिण के द्वार लगभग बंद हो चुके हैं। तो ऐसे में लोकसभा के चुनाव में कैसे जीत प्राप्त कर पाएगी और कैसे अपना एक जो सरकार बनाने का जो मैंडेट चाहिए था, कैसे मैंडेट प्राप्त कर पाएगी वो। आप बताएं कि जो मुद्दा बजरंग दल का मुद्दा था, उसको बजरंग बली से जोड़कर देखा गया। जो लोकल मुद्दे थे उनको बुला दिए गए। तो क्या लगता है आपको कि ऐसे में जो उत्तर भारत में या हरियाणा में ऐसी चुनावी रणनीति हो पाएगी? देखिए अरोड़ा जी, जहाँ तक कर्नाटका की जीत की बात, कांग्रेस की जीत की बात आप कह रहे हैं, उसके लिए हमारे साथी बैठे हैं। कांग्रेस पार्टी वहाँ को वहाँ मैंडेट मिला है। अगर हम बात वहाँ पर वोट परसेंटेज की करते हैं, पिछले जो चुनाव था वहाँ पर हमें 36.70 का हमें वहाँ पर परसेंटेज मिला था, और इस बार हमें और 35.70 मिला है, और पिछली बार 36.35 मिला था। लगभग हमें 0.70 का
जो वोट प्रतिशत है कम मिला कि हमारा वोट प्रतिशत कहीं कम नहीं हुआ है। हो सकता है कि वहाँ के जो स्थानीय मुद्दे वहाँ रहे, लोगों को भारतीय जनता पार्टी की जो वहाँ की सरकार थी, कर्नाटका की सरकार थी, हमारी मिली हुई सरकार थी, तो वहाँ कहीं न कहीं जनता हमारी बात को समझ नहीं पाई या हम जनता को अपनी बात को ठीक से समझा नहीं पाए। जबकि पूरे भारत के अंदर भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे भारत में आज ऐसी-ऐसी योजनाएँ भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही है जो अंत्योदय तक हर व्यक्ति के पास पहुँच रही है। तो परसेंटेज थोड़ा कम रहा, हम इस पर मंथन करेंगे, विचार करेंगे। और रही बात कि दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी के द्वार बंद हो गए हैं, ऐसा नहीं है। जब प्रदेश की सरकार प्रदेश का चुनाव होता है, वहाँ के मुद्दे कुछ और तरह के होते हैं और जब चुनाव देश का होता है, राष्ट्रीय चुनाव होता है, जिसमें देश का प्रधानमंत्री चुनना होता है, वहाँ पर मुद्दे कुछ और होते हैं। उस तरह से आप देखते जाइए कि जब 2024 का चुनाव होगा, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से दक्षिण के अंदर अपना ढोल बजाएगी। और जहाँ तक आप बात कह रहे हो कि बजरंग बली और बजरंग दल की बात कर रहे हो, देखिए बजरंग बली हमारे आराध्य हैं, श्री राम के हम सभी भारतवंशी जो भारतवर्ष में रहते हैं, हम हमारे उपास्यों जिसके हम उपास्य हैं, जिस देव को हम मानते हैं, वो बजरंग बली, जय श्री राम। ये हमारा एक कोई भारतीय जनता पार्टी का कोई व्यक्तिगत नारा नहीं है, ये तो हर भारतवासी के रोम-रोम में बसने वाली की धार्मिक आस्था है। चुनाव में ऐसे मुद्दे चलते रहते हैं। आप दिल्ली चुनाव में आपने देखा वहाँ पर क्या हुआ, कुछ लोग हर पार्टी कोई ना कोई मुद्दा लेकर आती है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग इस कर्नाटका की हार से हम बिल्कुल भी चिंतित नहीं है। हाँ, मंथन हम करेंगे और वहाँ पर हमें जो वोट परसेंटेज मिला है, थोड़ा कम मिला है और 2024 के चुनाव में पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक बार फिर देश की जनता की सेवा करने के लिए हमारे बीच में हो गए। अब हम बात करेंगे कांग्रेस के बलिंदर ठरवी जी से कि बजरंगबली द्वारा आपको संजीवनी दी गई है कि कर्नाटका में आपकी सरकार आई और अब उत्तर भारत की ओर कई 5 राज्यों के चुनाव हैं, जो उत्तर भारत के भी है, दक्षिण भारत के भी बीच में से। तो 5 राज्यों के चुनाव हैं अब। तो उन 5 राज्यों में क्या यह संजीवनी काम कर पाएगी? अरोड़ा जी, पहले तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो दक्षिण के राज्य हैं उनमें पहले ही बीजेपी का सफाया हो चुका है। गोवा को छोड़कर तेलंगाना लगाओ, बिहार लगाओ, आप पश्चिम बंगाल लगाओ, कर्नाटक लगाओ, ये सफाया इनका पहले से हो चुका है। अब कर्नाटक में इनका बहुत ही बुरी तरह से हार गए। सैनी साहब ने बताया कि पिछली बार वोट ऑफ परसेंटेज कांग्रेस की ज़्यादा थी, अब कांग्रेस को इनसे ज़्यादा डबल बहुमत मिला है। और बात करते हैं कल फोटो टीवी लगाई नड्डा जी की जीत, नड्डा जी की हार, नड्डा जी की जीत मोदी जी की, ऐसा कुछ नहीं है। अब बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं बचा। बीजेपी के पास धर्म और जाति का मुद्दा था, अब वो लोगों ने नकार दिया है। बजरंग बली जी की अपार कृपा कर्नाटक के अंदर कांग्रेस पार्टी के ऊपर पूरी और पूरे देश के अंदर वो ऐसे ही चलेगी। बीजेपी के पास सिर्फ एक ही मुद्दा है, जाति और धर्म। बीजेपी ने एक भी इलेक्शन पिछले 10-12 साल में नहीं लड़ा जो जाति और स्थानीय मुद्दों की बात करें, हेल्थ की बात करें, एजुकेशन की बात करें, रोजगार की बात करें, क्या क्या विकास की बात करें, जीडीपी की बात करें, ये बात बीजेपी के ना मैनिफेस्टो में होती है ना इनके घोषणा पत्र में होती है। बीजेपी के नेता हर बार इलेक्शन को दाएं बाएं से उसको घुमाने की कोशिश करते हैं जाति और धर्म के नाम पर। रही बात सैनी साहब, आपकी एक बात का जवाब देना चाहता हूं मैं, जाति और धर्म पहले लोगों के 10 साल में एजुकेशन की प्रतिक्रिया बढ़ती रही है, लोग जागरूक हो गए हैं, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी के तमाम नेता बूथ लेवल से कार्यकर्ता के लेकर इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष तक 5 मिनट या 10 मिनट कोई भी डिबेट नहीं कर सकता, या तो मंदिर मस्जिद का नाम लिए के बगैर, या नरेंद्र मोदी जी का, या इनकी धारा 370। आप बात करो डेवलपमेंट की, विकास की, रोजगार की, कितने लोगों को रोजगार दिया, देश किस दिशा में जा रहा है, रुपए को डॉलर से तुलना करो, कांग्रेस कहाँ छोड़ के गई थी। आप लोगों ने तो उसको सेंचुरी मारने का काम कर दिया डॉलर का। अगर 1 साल 1.5 साल 9 महीने सरकार में बचे हैं, मुझे ये डर है कि आप उसकी सेंचुरी ना मार दो। आप बात करो मुद्दों की, आप बात करो रोजगार की, आप इसकी मंदिर मस्जिद की, बजरंग बली की, ये हमारी धार्मिक भावनाएं हैं। हम सब, हिंदुस्तान देवी देवताओं का देश है, हम सब इनका सम्मान करते हैं। हर आदमी की कहीं ना कहीं भावनाएं होती हैं, चाहे वो देश का मुस्लिम है, चाहे वो SC ST है, चाहे वो दलित है, चाहे वो सिख कम्युनिटी से आता है,
किसी भी जाति से आता है, आप किसी जाति विशेष को लेकर चुनाव मत लड़ो। आपकी हरियाणा प्रदेश की बात करो, हरियाणा प्रदेश के अंदर आज भी बीजेपी की सरकार है। जेजेपी पिछले 40-50 साल से चौधरी देवीलाल जी की चौथी पीढ़ी लग चुकी है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, अजय सिंह जी, अभय सिंह जी, दुष्यंत चौटाला जी, ये सब, चाहे कोई राष्ट्रपति का चुनाव आता है, चाहे वो कोई राज्यसभा का चुनाव आता है, चाहे वो गठबंधन करने का चुनाव आता है, बाहर से सपोर्ट करने का आता है, वो बीजेपी की बी टीम है और पिछले 50 साल से है। आप इस बात को नकार नहीं सकते। अब टोहाना की बात करते हो, विकास की बात करते हो। टोहाना का कैंसर हॉस्पिटल पिछले 4 साल में हम ढूंढ रहे हैं कि उसका रास्ता किस साइड है। पिछले 9 साल से टोहाना का बस स्टैंड ढूंढ रहे हैं लोग, जो मुख्यमंत्री जी की पहली घोषणा थी। आज तक उसके अंदर एक ईंट नहीं लग चुकी। वो कहाँ है और किस साइड है? या सैनी साहब जाएं, हमारे को दोनों चीजें दिखाएं, एक टोहाना का कैंसर हॉस्पिटल और एक टोहाना का बस स्टैंड। मैं मेरे बड़े ही काबिल दोस्त जो कर्नाटका से चले थे और टोहाना शहर में पहुंच गए हैं। बड़ा ही लंबा सफर इन्होंने 1 मिनट 2 मिनट में तय कर दिया है कि बात यहाँ पर राष्ट्रीय मुद्दों की थी। हाँ, रही बात टोहाना की सिटी की, वो भी हम बात करेंगे, उसका जवाब हम देंगे। पहली बात तो हमारे जो साथी ने कहा कि कल टेलीविजन के ऊपर सारा दिन फोटो नड्डा जी की रही। नड्डा जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक प्रोटोकॉल है, एक सिस्टम है। कांग्रेस पार्टी की तरह नहीं है कि वहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई और होता है और मंत्र सुनिए प्लीज सुनिए, नहीं सुनिए, संयम रखिए प्रभु, संयम रखिए। आप बोलिए, आपको समय मिलेगा, मुझे समय मिला तो मैं बोल रहा हूं। तो बात वही थी कि जब भारतीय जनता पार्टी प्रोटोकॉल की पार्टी है, अब जहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद प्रदेश का अध्यक्ष, प्रदेश के बाद हमारा जिलाध्यक्ष, जिलाध्यक्ष के बाद हमारा शहरी अध्यक्ष, एक प्रोटोकॉल, एक पार्टी का एक रीति नीति है जिस पर हम चलते हैं। और रही बात कि नड्डा साहब की फोटो आई, तो जीत भी हमारी, हार भी हमारी, जनता ने मैंडेट दिया, उसको हम स्वीकार कर रहे हैं और उस पर चिंतन मंथन हम करेंगे। दूसरी बात, मेरे साथी ने कहा कि मुझे बड़ी हैरानी हुई मेरे इस साथी के प्रश्न उत्तर पर कि बजरंगबली की हमारे पर कृपा रही। बिल्कुल, बजरंगबली की कृपा तो सब पर ही है। जब आप लोगों को सद्बुद्धि नहीं थी, जब भी कृपा थी। अगर बजरंगबली की इतनी कृपा थी आप पर, या बजरंगबली को इतना ही मानते थे, तो राम मंदिर में आपने क्यों देरी कर दी? राम मंदिर आपने बनाया ही नहीं। प्रदेश के प्रधानमंत्री ने एक संकल्प लिया कि भारतीय जनता पार्टी की जब बहुमत में सरकार आएगी, हम राम मंदिर बनाएंगे। राम मंदिर बनाया। उसके बाद हमने धारा 370 जो कांग्रेस पार्टी की देन थी, हमने 370 को तोड़ने का काम किया। तो ऐसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नीति नियमों पर काम करती है। यहां नहीं कि किसी एक आदमी का, किसी 2 आदमी का, ये किसी 3 लोगों का ही केवल गुणगान करते रहे। बलदेव जी, अगर वर्तमान की बात करें, आप बता रहे थे कि जैसे कि वहां पर बजरंग बली का और बजरंग दल को लेकर के खेल खेला गया, तो क्या लगता है आपको कि वो फेल रहा आपका? देखिए, मैं ये जो धार्मिक भावना है, चाहे बजरंग बली है, चाहे प्रभु श्री राम है, या कोई किसी नहीं, पवन खेड़ा जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि नकारात्मक जो प्रचार हुआ है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और हमने धरातल से उठा के जो मुद्दे हैं, चाहे बेरोजगारी का हो, चाहे महंगाई का हो, चाहे किसी भी चीज का हो, उनको लेकर के वो आगे चले हैं। तो उसी को देखते हुए लोगों ने उनको चुना है, कांग्रेस को। देखिए, बात रही मुद्दों की, मैंने पहले कहा जो प्रदेश के उस सरकार के जो प्रादेशिक मुद्दे थे, वहां कहीं ना कहीं हमारी सरकार से कहीं ना कुछ चूक जरूर हुई होगी, जिसको जनता ने उसको चूक जरूर होगी। एक सेकंड, मैं दोबारा आता हूं आपके पास। सुखविंदर जी से ले लेता हूं। एक सेकंड, मैं आपके दोबारा आता हूं। सुखविंदर जी, आप दिल्ली में भी है, मैं दोबारा ले लेता हूं सर, टाइम बहुत कम है। पूरी करिए, वो आपका जो क्वेश्चन है उसका जवाब ही दूंगा ना। आप बजरंग दल और बजरंग बली के मुद्दे पर ही आपने मुझे क्वेश्चन किया है ना, तो मैं तो इस बात से बड़ा खुश हूं कि जो लोग आज तक हिंदू देवी देवताओं के कभी भी ये उनकी बात तक नहीं करते थे, ये लोग कभी हिंदू धर्म की बात ही नहीं करते थे, आज ये लोग जब ये कहते हैं कि हमारे पर बजरंग बली की कृपा हुई, तो बड़ी ये आत्मिक शांति मिलती है कि माननीय नरेंद्र मोदी जिन्होंने पूरे भारत के अंदर हमारे देवी देवताओं को, महापुरुषों को, और जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाई, ऐसे सच्चे देशभक्तों की बात कही, तो कम से कम उस विचारधारा में इन्हें प्रवेश तो किया। आपका समय हो गया, क्योंकि और भी हमारे साथी हैं जो साथ चर्चा में शामिल हैं। आप पार्टी से हैं, सुखविंदर सिंह जी, बताएं कि कर्नाटका चुनाव में आप तो अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी मानते हैं, राष्ट्रीय पार्टी का 0.58% तक मत लेना और सभी प्रत्याशियों की जमानत जब्त होना, ये आप सोचा कि आपकी स्थिति कहां जाके रुकेगी? अरोड़ा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पहले तो
तो अरोड़ा साहब, मैं बताना चाहूँगा कि हमारी पार्टी बड़ी छोटी सी पार्टी थी आज से 10 साल पहले, जिसने दिल्ली में जो मोदी जी का रथ रोकने की जो पहल की है, वो आम आदमी पार्टी थी। तो वहाँ से हम आज 10 साल के अंदर अंदर राष्ट्रीय पार्टी बनी है, और दिल्ली में और पंजाब में हमने सरकार बनाई। दिल्ली में आपको पता है कि कांग्रेस को हमने 2 प्लान से लगातार जीरो पे रखा हुआ है, और पंजाब भी जो हमने कांग्रेस की गिरफ्त से आज़ाद करवाया है। और जो रही भाजपा की बात, मैं भाजपा ये धर्म और जाति की राजनीति करते हैं, आम आदमी पार्टी मुद्दों की राजनीति करती है। इसी बीच आपने देखा होगा कि जालंधर लोकसभा सीट है जो आम आदमी पार्टी ने प्रचंड बहुमत से जीती है। उसका कारण भी यही रहा कि जो 14 महीनों की सरकार की काम की राजनीति थी, उस पर जनता ने मोहर लगाई। और मैं जालंधर की जनता का आभार व्यक्त करता हूँ, और सभी कार्यकर्ता को, हमारे को सभी को बधाई देता हूँ, पूरे देशवासियों को बधाई देता हूँ कि ये काम की राजनीति जो शुरू हो चुकी है, आने वाला समय है जो काम की राजनीति का है। देखिए, ना धर्म जात की राजनीति का है, ना गाली गलौज की राजनीति का है। आपने देखा होगा पंजाब में भाई जाति जो व्यक्तिगत जीवन पे भी बहुत से लांछन लगाए गए। वहाँ पे कांग्रेस ने चाहे भाजपा ने हो, सभी ने अपने अपना जोर लगाया, व्यक्तिगत पे मुद्दों पे बात नहीं की। आम आदमी पार्टी ने बात की, 580 मोहल्ला क्लिनिकों पे बात की, शिक्षा पे बात की, 29,000 प्लस नौकरियों पे बात की, और ये जो स्वास्थ्य पे बात की, स्कूल ऑफ एमिनेंस पे बात की। तो लोग समझ चुके हैं अब। बिल्कुल आपकी सही बात है। मैं आपको वही बता रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी अभी उभर रही है। आम आदमी पार्टी एक बड़ी छोटी सी पार्टी, और छोटे से समय में, और ये जो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला इसने, आने वाले समय में पूरे भारत में ये काम की राजनीति का हम प्रचार प्रसार करेंगे, और ये पूरे भारत में आम आदमी पार्टी इतनी ज़बरदस्त तरीके से उभरेगी कि काम। आपकी बात ठीक है। मैं आपको बताऊं कि अभी ही 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। उसमें जो केंद्र सरकार ने जो अधिकार दिल्ली से छीन रखे थे, दिल्ली की ब्यूरोक्रेसी जो अपने हाथ में कर रखी थी, पहले नंबर तो इन्होंने इसी चीज पे उलझा रखा था। और कोर्ट ने जो इतना माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसले दिए हैं, जो नियुक्तियों के और जो अफसरों की ट्रांसफर के, और जो ये कहा है कि दिल्ली का बॉस चुनी हुई सरकार अरविंद केजरीवाल है। और आने वाले समय में आपको मैं एक बात बता दूं कि भाजपा का एक ही काल है, वो है अरविंद केजरीवाल। तो यही मैं कहता हूं कि लोग काम की राजनीति हम कर रहे हैं। हम छोटी पार्टी थे और आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले टाइम में हम बिल का आपको प्रचंड बहुमत के साथ दिखाएंगे। हम लोकसभा, हमारा राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है, 2 राज्यों में सरकार है, वहाँ दूसरे राज्यों में हमारे MLA हैं। तो आने वाले समय लोकसभा में हमारा कोई सदस्य नहीं था, तो वहाँ हमने लोकसभा में हमारा सदस्य का जालंधर लोकसभा से खाता खुला है। आने वाले देखना, एक टाइम ऐसा आएगा जब लोकसभा में हमारा बहुमत होगा। देखिए सुखविंदर जी, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी अब हिमाचल में भी कांग्रेस की पार्टी है, अभी वर्तमान में कर्नाटक में जीत के आई है, तो वहाँ पर आम आदमी पार्टी को अब हरियाणा में या फिर आपके क्षेत्र में कुछ फ़ायदा होने वाला है? पवन जी, जो कर्नाटका की राजनीति है, जहाँ आम आदमी पार्टी एक विकल्प के रूप में नहीं गई, वहाँ की स्थितियाँ और हैं। हरियाणा और पंजाब छोटे बड़े भाई हैं, और हरियाणा जो दिल्ली और पंजाब के बीच में है, इसके काम है जो हरियाणा में जल्दी दिखते हैं। दिल्ली, मेरा कहने का मतलब है कि कांग्रेस जो जीत कर आ रही है तो आपको नुकसान होगा। मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। देखिए, पंजाब के जो जितने काम हैं, जो जनता के हितों के, वो सीधे रूप से हरियाणा के जनता के हितों के साथ जुड़े हुए हैं। आम आदमी पार्टी हरियाणा में, पंजाब और दिल्ली में इतना बढ़िया काम कर रही है, और दोनों साइड से पंजाब, दिल्ली एक साइड से दिल्ली और एक साइड से पंजाब से सटा हुआ है हरियाणा, और हरियाणा के लोग इस चीज़ को देख रहे हैं। वो काम की राजनीति पे मोहर लगाने के लिए तैयार बैठे हैं। आप जाके देखिए, फील्ड में लोग तैयार बैठे हैं। सिर्फ हमारा एक आज या कल, हो सकता है आज शाम तक हमारा संगठन डिक्लेयर हो जाएगा। उस संगठन के बेस पे देखिए, मैं पंजाब में भी हमने काम किया, मैं टीम अरविंद केजरीवाल में भी रहा हूँ, तो मैंने देखा वहाँ जो काम किया हमने। संगठन एक बहुत मजबूत कड़ी होती है। मैं कांग्रेस की बात कहूँ तो कांग्रेस 8 साल में जिला अध्यक्ष नहीं लगा पाई।
तो इस इतनी बड़ी लड़ाई, जो कहूँगा कि मैं भ्रष्टाचार, महंगाई और जो दूसरे मुद्दे हैं, जो जाति धर्म के मुद्दे हैं, उनसे लड़ने के लिए बिना संगठन से कुछ नहीं ठीक होगा। है अरोड़ा जी, आखिरी सवाल। बताएं कि बलविंदर जी, आप बताएं कि जो अभी कर्नाटक में जो सरकार बनी है आपकी और जीत के आए हैं आप, तो जो वो वहां से जो संजीवनी मिली है आपको, क्या उत्तर भारत में, ये हरियाणा में या राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, क्या तब तक मतलब सांस ले पाएंगे आप इस संजीवनी से? पहले तो मैं गिल साहब की बात का जवाब देना चाहता हूँ। इन्होंने कहा भी हरियाणा के दोनों साइड पंजाब और दिल्ली है, भी उसका इफेक्ट हरियाणा के ऊपर बहुत ज़्यादा होता है। भी आदमपुर बाई इलेक्शन के अंदर क्यों नहीं हुआ उसका इफेक्ट? 3000 वोट आए इनके प्रत्याशी को। पिछले 20 साल से वो कैंडिडेट था, फील्ड में रहता था। आम आदमी पार्टी का कहीं कोई वर्चस्व नहीं है पूरे देश के अंदर। हिमाचल में भी देखा अपने, जमानतें जब्त हुई, कर्नाटक के अंदर भी जमानतें जब्त हुई। इनकी बात करना व्यर्थ है। रही बात बीजेपी की, बीजेपी की बड़े भाई साहब ने एक भी बात मुद्दे की नहीं की। राम मंदिर की, मस्जिद की। हम मंदिर मस्जिद से पेट नहीं भरेगा। लोगों को रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, विकास की दर चाहिए। लोगों का विकास चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए। आप उस मुद्दे के ऊपर बात करें कि आपकी सरकार उन मुद्दों के लेकर कैसे आएगी मैदान में, क्यों आएगी। केरला के अंदर, कर्नाटका के अंदर पूरे देश से सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग कर्नाटका के, उन्होंने ये धार्मिक मुद्दों को नकार दिया। नरेंद्र मोदी जी मुद्दों से भड़काकर उस इलेक्शन को धार्मिक मुद्दों में ले जाना चाहते थे, जो कि कर्नाटक के लोगों ने एक प्रचंड बहुमत, वो 2/3 मेजोरिटी के साथ कांग्रेस को दिया है। कांग्रेस पार्टी सेकुलर पार्टी है, सभी जातियों को, सभी धर्मों को, सभी वर्गों को, किसान है, मजदूर है, गरीब है, दुकानदार है, सबको साथ लेकर चलती है। बीजेपी कुछ बड़े चंद घरानों की पार्टी है, बड़े कारपोरेटरों की पार्टी है। हम इस बात के लिए कहना चाहते हैं, बी सैनी साहब, पिछले 30 साल के अंदर, हरियाणा की बात करता हूं मैं, पिछले 30 साल में से 9.5 साल कांग्रेस की सरकार रही है। वो गठबंधन में रही हो बीजेपी, चाहे बीजेपी की खुद की सरकार रही हो, पिछले 20 साल से बीजेपी की सरकार है हरियाणा में। हम तो 9.5 साल के। ये बताएं सैनी साहब, आपकी सरकार के अंदर, हरियाणा प्रदेश के अंदर एक बड़ा प्रोजेक्ट बताता हूं मैं आपको, न्यूक्लियर पावर प्लांट। पिछले 10 साल के अंदर वो कंप्लीट नहीं कर सकी बीजेपी को फुर्सत नहीं है जाति और धर्म के ऊपर लोगों को बंटवारा करने की। गोरखपुर का पावर प्लांट है, जो कांग्रेस का टाइम था 4 साल का, उसको 12 साल हो गया, आज ये पूरा नहीं कर सके। अभी तक कभी उसकी कोई टारगेट नहीं है भी वो कब पूरा होगा, क्योंकि मंदिर मस्जिद से देश को बाहर निकलने नहीं देना चाहते। आप मंदिर मस्जिद को छोड़कर देश की बात करो, मुद्दों की बात करो, पढ़े लिखे की रोजगार की बात करो, बच्चों के लिए शिक्षा की बात करो, स्वास्थ्य की बात करो, विकास दर की बात करो, रुपये को मजबूत करने की बात करो। आप लोग मंदिर की बात, मस्जिद की बात, सभी जातियां, सभी धर्म बराबर हैं इस देश के अंदर। आप बताएं कि ये बलदेव जी, एक आरोप है बीजेपी पर कि वो हमेशा ही मंदिर और मस्जिद की बात करते हैं और साथ में धार्मिकता की बात करते हैं, मगर जो असल मुद्दे हैं उनको बीच में छोड़ दिया जाता है। अभी तक भी जो भी चुनाव हुए हैं, सभी चुनाव इसी तर्ज पर लड़े गए हैं। आज बेरोजगारी का हालात देख लीजिए कि बेरोजगारी के हालात क्या हैं। आप देख लीजिए कि जो महंगाई कितनी बड़ी है। जो उस समय में 400 रुपये का सिलेंडर मिलता था और आज 1100 रुपये का सिलेंडर मिल रहा है। महिलाएं इतनी तंग हो रही हैं, परेशान हो रही हैं अपने बजट को लेकर। इस मामले में क्या कहना चाहिए? जी, बिल्कुल। मेरे साथी ने कांग्रेस पार्टी से जो आए हैं, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात यहाँ कही। आम आदमी पार्टी के साथी को उन्होंने बताया कि आदमपुर में क्या हुआ। तो इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे जो कांग्रेस पार्टी के साथी कहीं ना कहीं मानिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल की विचारधारा से कहीं ना कहीं प्रभावित हैं, क्योंकि इनका तो कुछ आना जाना था नहीं वहाँ पर जीतते तो भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत मिली। दूसरी बात, मेरे साथी आम आदमी पार्टी से बोल रहे हैं कि हरियाणा और पंजाब छोटे भाई हैं। मैं दोनों से क्वेश्चन करना चाहता हूँ, जब हरियाणा में माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी और पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार थी, तो वो जल जो हमारा पानी आना था वो कहाँ चला गया? आज आम आदमी पार्टी की सरकार है, वो पानी कहाँ चला गया? जो वो बातें, ये सारी की सारी जब सत्ता में वहां बैठे होते हैं वहां कुछ और बात करते हैं, और जो विपक्ष में होते हैं तो कुछ और बात करते हैं। रही बात कि बेरोजगारी की बात, मैं आपसे आपके चैनल के माध्यम से बात कहना चाहता हूं। हरियाणा के अंदर जो, अगर हम हरियाणा की पर्टिकुलर बात करते हैं तो हरियाणा के अंदर की नौकरियां बिकती थी,
आज हरियाणा का जो छात्र, जो विद्यार्थी पढ़ेगा, जो मेरिट में आएगा, उसको ही नौकरी मिलेगी। आप सबके सामने ये आप लोग भी मीडिया से दिखाते हो कि आज एक मजदूर का बेटा लग गया, आज किसान का बेटा लग गया, आज रिक्शा वाले का बेटा लग गया। ये सारी की सारी बातें हमारे रोजगार की है। दूसरी बात, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, हरियाणा के प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल के नेतृत्व में आप देख सकते हो कि हरियाणा के अंदर कितनी योजनाएं हमारे पास आज हैं जो प्रदेश की जनता का भला कर रही हैं। अभी बात चल रही थी बीपीएल कार्ड की। आप देखिए कि कितनी संख्या में बीपीएल कार्ड हरियाणा में बनाए गए हैं, लेकिन बने सरकार ने एक मापदंड तय किया, उस मापदंड में कि जिनकी इनकम 1,80,000 रुपए तक की है, उन सभी को वो बीपीएल कार्ड बनाए गए और पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में बीपीएल कार्ड हमारे बने गए हैं। कन्या जन योजना, अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, युवा नौकरी प्रोत्साहन योजना, आपकी बेटी हमारी बेटी योजना, वृद्धावस्था योजना, आत्मनिर्भर हरियाणा ये माननीय मुख्यमंत्री जी की योजना है, कृषि अंतर अनुदान योजना, सक्षम हरियाणा योजना, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना, कितनी ही योजना है जो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा के अंदर लागू किया। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि 2024 के अंदर पूरे भारत के अंदर एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी का ध्वज लहराएगा और भारत में एक बार फिर सभी लोगों की मनपसंद सरकार जो नरेंद्र मोदी के अंदर देश का विकास, देश का उत्थान जो लोग देखते हैं, वो सरकार बनेगी। ऐसा आप बहुत ज्यादा लंबा समय नहीं है, अब जल्दी आप देखेंगे कि हरियाणा में एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी और देश में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आम आदमी पार्टी के सुखविंदर सिंह जी हैं, हम बात करेंगे उनसे कि आप बताएं कि लगातार दोनों पार्टियां, कांग्रेस भी और बीजेपी पार्टी भी, दोनों पार्टियां ये आरोप लगा रही हैं कि आपके कैंडिडेट का कितना बुरा हाल रहा आदमपुर चुनाव में भी, और साथ में अभी तक जो कर्नाटका के चुनाव हुए या अन्य प्रदेशों के हिमाचल के चुनाव हुए, वहां पे भी आम आदमी पार्टी का कोई प्रत्याशी जीत नहीं पाया। साथ में चुनाव के जो परसेंटेज बहुत कम मत रहा है। तो ऐसे में आप हरियाणा में जल्दी चुनाव होने वाले हैं, राजस्थान में जल्दी चुनाव होने वाले हैं, मध्य प्रदेश में जल्दी चुनाव होने वाले, तो क्या उनमें आप सरकार को ऐसा बना पाएंगे कि अपनी उपलब्धियां गिनवा पाएंगे लोगों को? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे कांग्रेस के साथी कह रहे थे कि आज धर्म की राजनीति नहीं, शिक्षा स्वास्थ्य की राजनीति चाहिए। पहला नंबर तो मैं कम से कम इस बात पे तो कांग्रेस आ गई कि शिक्षा स्वास्थ्य, क्योंकि 70 साल इन्होंने देश पर राज किया। भाजपा किसकी उपज मानता हूँ मैं, तो उस चीज़ की उपज मानता हूँ जो इन्होंने अव्यवस्थाएं की, चाहे हरियाणा में लगा लो, चाहे कांग्रेस सेंटर में लगा लो। जो इनको तमका मिला घोटालों की सरकार का, वो आप सब भली भांति जानते हो और हरियाणा की जनता भी जानती है। और रही बीजेपी की बात, मैं कहता हूँ बीजेपी बिल्कुल झूठी पार्टी और जजपा जमा झूठी पार्टी, दोनों का गठबंधन है। और रही बात इन्होंने कही कि SYL, ये इनके पास एक ही मुद्दा है। ये कहते हैं कि कांग्रेस की सरकार रही, कैप्टन अमरिंदर की सरकार रही, जहां आम आदमी पार्टी की सरकार ये अरे मोदी जी आए थे हरियाणा में 2019 के इलेक्शन में, उन्होंने कहा था कि मैं पाकिस्तान का पानी रोकूंगा और हरियाणा की जमीन की प्यास बुझाऊंगा। आज वो प्रधानमंत्री हैं, आज हम उनसे कहते हैं कि पानी की मिसमैनेजमेंट है, पानी है नहीं, इसकी मैनेजमेंट करो। इतना पानी पाकिस्तान में जा रहा है, पाकिस्तान में ये बिना बताए बिरयानी खाने चले जाते हैं, क्या पाकिस्तान का पानी क्यों नहीं रोकते? ये क्यों मोदी जी बिल्कुल झूठ बोलते हैं ये। मैं आपको एक बात और बताता हूं, ये धर्म की राजनीति करने वाले सिरसा में 2019 में एक राज्य स्तरीय सम्मेलन किया था गुरु नानक देव जन्मदिन पर। उस पर क्या कहा था मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने? कहा था कि हम 400 पंजाबी टीचरों की भर्ती करेंगे। 2020 में कुछ टीचर निकाले, वो भी इन्होंने वापस ले ली भर्ती। आज फिर मैं वही बात फिर दोहरा रहा हूं, आज फिर कुरुक्षेत्र में जब जनसंवाद शुरू किया तो इन्होंने गुरुद्वारा में जाके मत्था टेका और सबसे पहले यही बात करी कि हम पंजाबी के टीचर अध्यापकों की भर्ती करेंगे। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये कब करेंगे? ये झूठ बोलना कब छोड़ेंगे? तो ऐसे नहीं, ये काम की राजनीति की जरूरत है। अब कह रहे थे कि पंजाब की बात मेरे साथी आम आदमी पार्टी की कह रहे थे, यहाँ कह रहे थे पंजाब में भी वही हाल है कांग्रेस का।
कांग्रेस का वही हाल था जो आज हरियाणा में है। मैं इन मेरे साथी से कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि आप हरियाणा में किसको सीएम डिक्लेयर चाहते हो, किसको चाहते हो? हालात वही हैं। आज देखो तो किरण चौधरी की जो कुमारी शैलजा से नहीं बनती, कुमारी शैलजा की रणदीप सिंह सुरजेवाला से नहीं बनती, रणदीप सिंह सुरजा की कृष्णमूर्ति हुड्डा से नहीं बनती, और कृष्णमूर्ति हुड्डा की मैं कहता हूं हुड्डा से नहीं बनती, और हुड्डा की तो मैं कहूंगा किसी से नहीं बनती। वो तो रोज शाम को अपने को कांग्रेस का सीएम मान के चलते हैं। ऐसे में इसी वजह से इनका संगठन नहीं बना लगातार 8 साल से, और यही कारण है कि इनके पतन का कारण भी यही है। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आप किसको सीएम चाहते हैं, बलविंदर सिंह को हरियाणा में? मैं आपको गिल साहब आपकी जवाब दूंगा। पहले मैं सैनी साहब की बात का जवाब देना चाहता हूँ। सैनी साहब का मुद्दा था भी नौकरी बेचने वाले जो कोर्ट ने सजा घोषित करके उनका आपके साथ गठबंधन है, और आज आप गठबंधन की ओर बढ़ रहे हैं उसकी तरफ। आज वर्तमान में जो बातें हम मीडिया से पढ़ रहे हैं तो आप गठबंधन की ओर जा रहे हो लोगों के साथ। हम तो जब जाएंगे तब देखिएगा। आज तो वो आपके साथ हैं, हम नहीं जाएंगे कभी भी। हम ऐसे भ्रष्टाचारियों को जेल में जगह है हमारे लिए, तो हमने जेल में डाला था हमारी सरकार ने, और आप लोगों ने उन्होंने बाहर निकाला, और आज आप गठबंधन सरकार में चला रहे हो। पार्टी के रूप में थे हम, बड़ी पार्टी के रूप में आपकी पार्टी पिछले 10 साल से, मैं एक बात ये बात, जिन लोगों ने गलत कार्य किया उन लोगों को सजा भी कोर्ट से मिली है। आपने उन लोगों को बाहर निकाला। जो भी भ्रष्टाचार करेगा, जो भी भ्रष्टाचार जो भी भ्रष्टाचार करेगा उसको कोई नहीं बख्शेगा। हरियाणा के अंदर माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सब भ्रष्टाचारी जो भी खुद भ्रष्टाचारी है सरकार, एक भी ऐसा आप कोई बात बताइए, उदाहरण के साथ बताइए, तथ्यों के साथ बताइए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 9 साल के अंदर पूरे प्रदेश के अंदर एक भी घोटाला किया हो। रही बात आपकी सरकार की बात, जो आम आदमी पार्टी के साथी आपके बिल्कुल साथ में बैठे हैं, तो वैसे तो छोटे बड़े भाई हैं दोनों, क्योंकि वो कह भी रहे कि हमारी छोटी सी पार्टी है। अरे भैया, आपने तो गोवा के अंदर बहुत कोशिश की थी, आपने गुजरात में बहुत कोशिश की थी, आपने उत्तर प्रदेश में बहुत कोशिश की थी। मैं बात जो आप अभी कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी के लिए काल है, वो नरेंद्र मोदी के लिए तो काल है पता नहीं है, लेकिन मनीष सिसोदिया के लिए जरूर काल है। उसने मनीष सिसोदिया को अंत में जो काम कर दिया। ये सारा का सारा देश के प्रधानमंत्री, मैं आपकी नरेंद्र मोदी जी सैनी साहब भ्रष्टाचार और नौकरी बेचने वाले आज किसके साथ हैं? वो किसकी छत्रछाया में रहे हैं? संयम रखिए आप लोग। वो भ्रष्टाचारी किसकी छत्रछाया में है? भ्रष्टाचार की बात करते हैं, वो भ्रष्टाचार हो रही है मुझे कि आप भ्रष्टाचार की बात करते हो, कांग्रेस पार्टी की बात कर रही है। किसको फिर आपने अंदर क्यों नहीं दिया? 10 साल से आपकी सरकार है, ईडी और सीबीआई की एजेंसियां आपके नीचे काम कर रही हैं। ओम प्रकाश चौटाला जी पार्टी है। अरे राजघराने की पार्टी पूरा देश जानता है कौन राजमाता है, कौन युवराज है, पूरा देश जानता है कि कौन पार्टी है। तो एक चाय वाले जो चाय बेचता था, एक ये तो उसकी पार्टी है। आपने कभी उसको स्टेशन पे चाय बेचते देखा? आपने कभी नरेंद्र मोदी जी को चाय बेचते देखा किसी स्टेशन में? वो ड्रामेबाज प्रधानमंत्री हैं देश के, कमाल करते हैं आप इस बात की। किस स्टेशन के ऊपर आपने चाय बात? आप भ्रष्टाचार की बात करते हो। पिछले 10 साल में कांग्रेस का एक भ्रष्टाचार आप लोगों ने उजागर किया हो हरियाणा के अंदर, वो बताएं। श्रीमान पिछले और 10 साल जो भ्रष्टाचारी है थे ही नहीं कहीं। आप लोग तो आपने निकाले क्यों नहीं? जो भ्रष्टाचार आप लोगों ने किया था पहले, उनका हमारी सरकार एक को अभी आप देख ही रहे हो कि गुड़गांव के अंदर क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। 10 साल का लंबा बहुत समय होता है, 10 दिन काफी होते हैं। जो भ्रष्टाचारी हैं वो आपकी छत्रछाया के नीचे हैं, आपके साथ गठबंधन में आपकी सरकार चला रहे हैं, वो आपके राज के सहयोगी हैं। खट्टर सरकार ने रॉबर्ट वाड्रा जी को क्लीन चिट दी है, केंद्र में सरकार, प्रदेश में सरकार, नीचे आपकी सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार बुरी तरह फेल है। आप इस मुद्दों से देश का ध्यान मत भटकाएं। आप मुझे ये बताएं, जो टोहाना का कैंसर हॉस्पिटल है उसका रास्ता किस साइड से जाता है, मेरे को वो बताएं, और टोहाना का बस स्टैंड कहाँ है? विकास की बात करते हैं। 2014 में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने का मौका मिला, बस स्टैंड के लिए घोषणा हुई। वो अभी मुख्यमंत्री जी थोड़े दिन पहले टोहाना में एक बार आए थे। मुख्य जो बस स्टैंड की घोषणा होगी वो जल्दी बन जाएगा। हुई वो मैं आपसे एक बस स्टैंड बनेगा, अगर आपको एम्स बनाना पड़ जाए वो कितने दिन लगे उसके लिए? परमाणु गोरख के लिए तो 20 साल और लगेंगे। इसका मतलब अगर आपको 4 एकड़ में बस स्टैंड बनाने के लिए 10 साल लगे, तो परमाणु बिजली घर को चलने के लिए 40 साल लगेंगे। करोड़ों रुपए से एक स्टेडियम दमकोरा के अंदर बनाया गया, जो हरियाणा के अंदर गुड़गांव के बाद दूसरा स्टेडियम है। टोहाना के अंदर दोनों नहरों के बीच में जो कैंसर, जहां से कैंसर बनती हुई जिसकी आप बार बात कर रहे हैं, उस कैंसर को
जो सीवरेज का पानी जो उसमें डलता था, माननीय सुभाष बराला जी ने आते ही इस पे संज्ञान लिया और वहां पर एक खूबसूरत पार्क आप सब लोग देख रहे हो। शहर के मैं अंदर जो तो हमेशा आपसे जाम लग रहा था, मैं कैंसर जाम हॉस्पिटल लग का रहा रास्ता था। मैं आपसे वहां पर कैंसर दोनों हॉस्पिटल शहरों की में पुल बना के माननीय सुभाष बराला कैंसर जी ने- हॉस्पिटल की ओपीडी का और बस स्टैंड के रास्ता पूछ रहा हूँ, वो किस साइड है पिछले 10 साल से? बहुत जल्दी आपको बस स्टैंड के उद्घाटन भी होगा और आप लोगों को वहां बुलाया भी जाएगा। कैंसर बहुत हॉस्पिटल का जल्दी। कैंसर हॉस्पिटल आपका जो था, देखिए, आप शिक्षा स्वास्थ्य की बात करो। मैं अभी अभी बता रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती पर धारसूद और जाखल के बीच में एक जो हॉस्पिटल की घोषणा की जिसका नाम संत रविदास रखा गया, वहां पर सभी सुविधाएं होंगी। वो पूरा पीजीआई की तर्ज पर एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बन रहा है, आप इंतजार तो कीजिए। अब इंतजार करते करते 9 साल बीत गए बीजेपी का। अगर आपसे 4 एकड़ में बस स्टैंड और टोहाना का एक आईजी कॉलेज, छोटा सा कॉलेज, उसकी बिल्डिंग रेनोवेट नहीं हो कर सके और हॉस्पिटल को रेनोवेट नहीं कर सके, अब मेडिकल कॉलेज की बात करते हो। ये तो बीजेपी तो सिर्फ घोषणाओं की पार्टी है। बीजेपी की सरकार है। आज तक किसी भी सरकार ने, पहले 10 साल तक कांग्रेस सरकार रही है, चाहे 9 साल से बीजेपी सरकार रही है, पानी निकासी की योजना कोई सरकार नहीं ला पाई है। आज देखिए कि अगर थोड़ी सी बरसात होती है, बरसात होते ही शहर के अंदर आना और जाना नामुमकिन सा हो जाता है। आज भी हालात वही हैं। थोड़ी सी बरसात होने पे आप कैंची चौक पे देख लो, चंडीगढ़ रोड पे देख लो, जमालपुर रोड पे देख लो, आप भाटी नगर देख लो, चाहे उधर देख लो कि पानी निकासी की योजना किसी के पास नहीं है। सरकार अभी आपके सहयोगी मंत्री भी हैं यहाँ के, और साथ में अभी तक इस मामले में कोई काम नहीं हो पाया है। दूसरा नंबर कि जो छोटी छोटी गलियां सड़कें वो तो हर एक सरकार बनाती है। कोई ऐसा प्रोजेक्ट बताएं कि जो अभी तक यहाँ पे मंत्री जी ने कहा था चुनाव से पहले, जो आजकल आपके मंत्री हैं, उन्होंने कहा था चुनाव से पहले कि मैं एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री लेके आऊंगा यहाँ पे। आज तक कहीं इंडस्ट्री का नाम नहीं है। तो क्या आप अभी तक कितने काम आप गिनवा पाएंगे टोहाना के लिए? हमेशा ही सत्ता में रहा है, टोहाना हमेशा सत्ता में रहा है, लेकिन आज तक इसके उत्थान के लिए कोई प्रोजेक्ट तैयार नहीं हुआ, कभी कुछ नहीं हो पाया। देखिए, जहां तक आप बात कह रहे हो कि टोहाना हमेशा सत्ता में रहा, भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में कितना समय आया? पिछले 30 साल से 20 साल पिछले 30 सालों में से 20 साल बीजेपी की सरकार है गठबंधन में। पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और अब हमारी गठबंधन में सरकार है। गठबंधन के एक अपने जो मांग पत्र होता है, गठबंधन की दोनों पक्षों से जो विकास की बातें होती है। अगर हम बात करें पिछले 5 साल हमारे भारतीय जनता पार्टी के थे, जिसमें पूर्ण रूप से जिसमें हमारा बहुमत था। पिछले 5 साल में माननीय सुभाष बराला जी ने टोहाना के अंदर जितने कार्य किए, शायद आज तक इतने कार्य टोहाना क्षेत्र में नहीं हुए। रही बात आप आज की बात कर रहे हो कि आप बार बार कह रहे हो, देखिए जो मंत्री जी मौके पे हैं वो जननायक जनता पार्टी के, हमारी पार्टी के साथ उनका गठबंधन है। उसका जवाब तो वही देंगे कि जो वायदे उन्होंने पानी निकासी के लिए किए थे। हाँ, मैं इतना बता सकता हूँ आपको कि जब माननीय सुभाष बराला जी टोहाना से विधायक थे तो उन्होंने, आज भी बराला जी सत्ता में है, आज भी एमएलए आपका, एमपी आपका है, आज भी बीजेपी का है। गठबंधन का इसमें कोई संदेह नहीं है, गठबंधन बीजेपी की एमपी है, गठबंधन की सरकार। बराला जी सत्ता के अंदर काबिज हैं और बड़े पदों पर हैं। देखिए, बिल्कुल आप जो कह रहे हो राजनीति के अंदर एमएलए से काम नहीं होते, काम मुख्यमंत्री जी की पावर होती है करने के। मुख्यमंत्री जी की बात कर रहे हैं हम। आप फिर कहोगे हमारे एमसी नहीं है कमेटियों में। एक ही परिवार 25 साल तक रहा, जिसमें ये पानी निकासी की जो देन थी, जितने भी शहर में तालाब थे, जितने भी शहर के अंदर सीवरेज उस टाइम डाले गए, उनकी देखरेख में डाले गए, ये तो उन्हीं का बुनियादी ढांचा खड़ा किया हुआ था। अगर बुनियादी ढांचा उस समय के लोग, उस समय के जो सत्ताधारी लोग थे, उस बुनियादी ढांचे को ठीक से करते, शायद ये समस्या आने वाली नहीं थी। रही बात, सुभाष बराला जी ने पिछले प्लान में पानी निकासी को लेकर एक प्रोजेक्ट जो इसमें रंगोई के अंदर जो प्रोजेक्ट जाना है, उसमें रेलवे लाइन की क्रॉसिंग की अनुमति बड़ी जल्दी होगी या हो जाएगी, तो शहर में पानी निकासी की व्यवस्था ठीक हो जाएगी। आज का समय यहीं समाप्त होता है, क्योंकि समय काफी हो गया है। तो इसके लिए आज का हम अगले मुद्दे पे अगली बार और मुद्दे लेके आएंगे, उसमें भी आपको शामिल किया जाएगा। तो हमको आपको बता दें कि आज का समापन यहाँ होगा, जिसमें आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने वर्तमान जो इलेक्शन थे कर्नाटक में, उस पर भी चर्चा की। और खासकर इंटरेस्टिंग ये रहा कि टोहाना में आरोप प्रत्यारोप लगे कि मौजूदा सरकार किसकी है, गठबंधन में किसकी है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के एक प्रतिनिधि ने कहा कि वो
जननायक जनता पार्टी के मंत्री हैं। तो बड़े सुनने की बात है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आखिर क्या कितना किया है इस सरकार ने और इससे पहली वाली सरकार ने टोहाना के लिए। तो इस तरह की चर्चा के लिए हम अगले सप्ताह फिर हाजिर होंगे, जिसमें कोई राजनीतिक मुद्दा होगा या फिर सामाजिक, धार्मिक या फिर धरातल से जुड़ा, चाहे महंगाई का हो, बेरोजगारी का हो। तो आपके सवाल, आपके जवाबों का और सवालों का इंतजार रहेगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ।